पिछले वीडियो में हमने चर्चा की हुई थी बुद्धि के बारे में। ठीक है, तो बुद्धि से संबंधित हमने 3 से 4 वीडियो डिस्कस किए हैं और लगभग 3 से 4 नंबर का ही क्वेश्चन बुद्धि से संबंधित पेपर में आता है। अब हमारा एक नया टॉपिक है, इसको कहते हैं व्यक्तित्व। ठीक है, व्यक्तित्व इंग्लिश में कहते हैं पर्सनालिटी, इंग्लिश में भी हिंदी से लिख के आ जाता है, तो इस चीज को आप समझ रहे हैं। ठीक है, पर्सनालिटी इस शब्द की उत्पत्ति यानी कि इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से यानी कि ग्रीक भाषा से पर्सोना से हुई है। किससे हुई है? पर्सोना से। कई बार प्रश्न आता है पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति हुई है किस शब्द से, तो पर्सोना इस शब्द का आप याद रखेंगे, पर्सोना, जिसका अर्थ होता है मुखौटा या नकली चेहरा या बहरूपिया। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पर्सोना का। ठीक है, पहले इस बाह्य रूप में देखते थे, पहले के समय में इसको पर्सनालिटी को कैसे देखते थे? केवल बाहरी रूप में, जैसे शारीरिक सुंदरता, पहनावा, कद काठी, यही सब देखते थे। अगर उसका ये सब कुछ अच्छा है तो माना जाता था कि उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। ठीक है, पहले के समय की बात है। वर्तमान समय में इसे मनोवैज्ञानिक रूप से भी देखते हैं, अर्थात बाह्य रूप देखते हैं, बाहर कैसा सुंदर है, पहनावा कैसा, कद काठी कैसी है। ठीक है, अब आंतरिक भी देखते हैं, बोलने का ढंग कैसा है, ज्ञान कैसा है, कितना शिक्षित है या कितना पढ़ा लिखा है। ठीक है, क्या तौर तरीके हैं, ये सब। तो अब क्या है, मनोवैज्ञानिक तौर पे देखते हैं तो बाह्य और आंतरिक दोनों तरीके से देखते हैं। ठीक है, क्या पर्सनालिटी को। ठीक है, अब जो पर्सनालिटी की, अब पर्सनालिटी आपने समझ ली कि पर्सनालिटी है क्या, अब उसकी परिभाषा समझेंगे। तो ये परिभाषा बहुत आती है, ऑलपोर्ट। ठीक है, इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व उन मनोदैहिक, मनोदैहिक मतलब मन, और दैहिक, मन मतलब आंतरिक और दैहिक मतलब बाह्य, यानी कि आंतरिक और बाह्य व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है। ठीक है, गत्यात्मक मतलब जो परिवर्तनशील है, जो समय समय पर आवश्यकता अनुसार या परिस्थिति के अनुसार बदल जाए, इसे कहते हैं गत्यात्मक संगठन। तो व्यक्तित्व क्या है? तो व्यक्तित्व है उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अभूत अपूर्व समायोजन कर लेता है। अपूर्व मतलब पहले से ही समायोजन कर लेता है। ये परिभाषा बहुत आती है, सीधे सीधे लिखा रहता है, तो इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि इसमें दो शब्द आते हैं कठिन कठिन, मनोदैहिक और गत्यात्मक। इनका आप अर्थ समझ लेंगे और इसको आलपोर्ट से जोड़ लेंगे कि आलपोर्ट की है। ठीक है, अब अगले जो मनोवैज्ञानिक हैं वो हैं वैलेंटाइन। ठीक है, इन्होंने कहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, यानी कि जो हमारा व्यक्तित्व है वो कैसा है? वंशानुक्रम और वातावरण के अनुसार है, यानी कि कुछ चीजें हमें वंशानुक्रम से मिलती हैं, कुछ चीजें हम वातावरण से सीखते हैं, यही हमारी पर्सनालिटी बन जाती है। ठीक है, अब देखिए इसमें आया कि जन्मजात व अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। योग मतलब योग कौन कराता है? तो योग मतलब मिलन कौन कराता है? तो वैलेंटाइन। इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब अगले हैं वुडवर्थ। वुडवर्थ वो कहते हैं व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है। ठीक है, वुडवर्थ कहते हैं संपूर्ण गुणात्मकता है। देखो संपूर्ण में चार चार अक्षर हैं और वुडवर्थ में भी चार अक्षर हैं, तो इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। ये परिभाषा ऐसे ही आती है, लिखी लिखाई, बस ये पूछता कि ये किसकी है, ये किसकी है, एक नंबर क्वेश्चन आता है तो आप बता देंगे। अब व्यक्तित्व का वर्गीकरण, तो पहला व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया पाश्चात्य दृष्टि से देखेंगे। तो पहले है क्रेचमर या क्रेशमर, कई तरीके से आता है लिख के नाम, इंग्लिश में आता है तो क्रेशमर क्रेशमर। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको समझना है कि ये कुछ भी आए, ये क्रेचमर ये हो क्रेशमर कुछ भी हो। क्रेशमर ने शारीरिक संरचना के अनुसार, किसके अनुसार? शारीरिक संरचना के अनुसार व्यक्तित्व वर्गीकरण किया है। पहला स्थूल का है, स्थूल का है जो नाट्य व्यक्ति होते हैं। ठीक है, सुडोल का है, सुडोल मतलब जो खिलाड़ी होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं। फिर क्षीण का है जो दुर्बल शरीर के होते हैं, और फिर होता है मिक्सचर। ठीक है, इसको डिस्प्लास्टिक कहते हैं, यानी कि मिश्रित व्यक्ति।
ठीक है, यानी कि मिला जुला शरीर, ना ज्यादा मोटे ना ज्यादा नाटे, मिला जुला शरीर। ठीक है, अब इसको याद कैसे कर पाएंगे? देखो क्रेचमर में 4 अक्षर हैं, क्रेचमर आया, क्रेचमर 4 अक्षर हैं, इन्होंने कितने भागों में बांटा है? तो 4 भागों में। बस कैसे? एक नाटे हैं, एक खिलाड़ी हैं, एक पतले वाले हैं और एक नॉर्मल वाले हैं। इस तरीके से हमें याद कर लेना है कि यानी कि एक मोटा व्यक्ति है, एक नाटा व्यक्ति है, एक खिलाड़ी है और एक नॉर्मल है। इस तरीके से याद कर लेना है, और नाम से ही प्रकार याद कर लेंगे कितने प्रकार का है? तो 4 प्रकार का है। पहले जो नाटे व्यक्ति हैं उसको याद कर लीजिएगा, स्थूल का है, फिर सुडोल का है, क्षीण का है, मिक्सचर। इस तरीके से याद कर लेना है। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए क्रेशमर का शारीरिक संरचना के आधार पे जो वर्गीकरण है वो। ठीक है, इन्होंने जो इसमें जो सबसे उचित माना है कि मिश्रित जो व्यक्ति होते हैं उसी का व्यक्तित्व अच्छा होता है। ठीक है, फिर सेल्डन के अनुसार, ठीक है, एक वैज्ञानिक है सेल्डन, इन्होंने क्या शारीरिक संरचना के आधार पर बांटा है 3 भागों में। अब इसको कैसे याद पूछेगा? सेल्डन ने कितने भागों में बांटा? तो 3 भागों में। देखो सेल्डन में लाला डू आ रहा है ना ऐसे, तो अब ये इसको पलटा लेना, इतना थोड़ा मोड़ लेना कि ये देखो 3 बन गया। ठीक है, इसको घुमा लेना तो ये 3 बन गए। तो इसी तरीके से इसको याद कर सकते हैं, या ऐसे नहीं याद करना तो सा एक हो गया, इसको ये आधा है तो उसको छोड़ देंगे, डा और ना, 3 अच्छा ना तो 3। तो सेल्डन ने कितने भागों में बांटा? 3 भागों में। पहला है गोलाकार, ठीक है, इसको कहते हैं एंडोमार्फिक। दूसरा आयताकार, इसको कहते हैं मीसोमार्फिक या मेसोमार्फिक। ठीक है, और तीसरा लंबाकार, इसको कहते हैं एक्टोमार्फिक। ठीक है, मार्फिक का मतलब होता है तरह। ठीक है, एंडो, पहला एंडो मतलब अपने में ज्यादा समा रहे हैं। मीसो मतलब मिक्सचर जो बीच वाला है। एक्टो मतलब जो बाहर की तरफ हो। इस तरीके से हमें ये इस तरीके से पूछा जाता है, एंडोमॉर्फिक, मीसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, तो सेल्डन ने 3 भागों में बांटा है। फिर आया स्पेंसर, स्पेंसर महोदय ने 6 भागों में बांटा है। ठीक है, अब स्पेंसर ऐसे लिखते हैं, स्प्रेंशर, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो स्पेंसर में कितने आ रहे हैं? 6। तो इन्होंने 6 भागों में बांटा। पहला है व्यक्तित्व बांटा। ठीक है, व्यक्तित्व की बात हो रही है। आर्थिक प्रकृति वाले, ठीक है, तो ये रुपए पैसे के हिसाब रखने वाले होते हैं। दूसरा सामाजिक प्रकृति वाले, फिर राजनीतिक प्रकृति वाले, सैद्धांतिक प्रकृति वाले, और फिर धार्मिक और सौंदर्यात्मक प्रकृति वाले। अब इसको कैसे याद करेंगे इन सबको? इन सब के लिए यहाँ ट्रिक लिखिए, आशा राधा से सुंदर है। आशा से मतलब आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सैद्धांतिक और सौंदर्यात्मक। ठीक है, सुंदर से सौंदर्यात्मक। पहला है आर्थिक, आर्थिक शारीरिक या सामाजिक। ठीक है, फिर है राजनीतिक, धार्मिक, सैद्धांतिक और सौंदर्यात्मक। ठीक है, तो स्पेंसर ने कितने भागों में बांटा? 6। और शेल्डन ने 3 भागों में बांटा है, और क्रेशमर ने 4 भागों में बांटा है। फिर ये तो बहुत ही आता है, ये तो कई बार क्या बहुत ही ज्यादा पेपर में आया है, युंग का, युंग या जुंग, कई तरीके से आएगा इंग्लिश में। आप सब कुछ मिला के देख लेना, कोई ना कोई नाम मिलेगा। जुंग भी लिखा रहता है, युंग भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। मनोवैज्ञानिक आधार पर इन्होंने बांटा, इन्होंने बोला अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अंतर्मुखी वो होते हैं जो अपने ही बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो कवि, लेखक या दार्शनिक। अपने बारे में ये मतलब नहीं है कि केवल अपने ही बारे में, तो अपने मतलब जो अंदर ही अंदर किसी चीज को सोचें, अंतर्मुखी कहलाते हैं। बहिर्मुखी जो बाहरी चीजों में के बारे में ज्यादा सोचें या बाहर की तरफ कोई चीज प्रकट हो रही हो। उभयमुखी ये दोनों का मिक्सचर होता है या कॉम्बो होता है। ठीक है, तो अंतर्मुखी के अंतर्गत कौन आता है? कवि, लेखक, दार्शनिक। और बहिर्मुखी के अंतर्गत है नेता और शिक्षक। और उभयमुखी यही उचित व्यक्तित्व है। उभयमुखी के जुंग के अनुसार 3 भागों में बांटा है। अब युंग देखो इस तरीके से लिखेगा, तो 1 2, और इसको मान लो चाहे इसको मान लो, तो एक को मान लेना तो 3 हो जाएगा।
तो जुंग ने भी कितने भागों में बांटा? 3, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी। अब भारतीय दृष्टिकोण से, तो भारतीय दृष्टिकोण से जो व्यक्तित्व होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला रजोगुणी, शतोगुणी और तपोगुणी। ठीक है, तपो नहीं हो, तमो होगा। ठीक है, रजोगुणी पे जो कर्म में लगे रहते हैं, फिर सतोगुणी जो गुण ही गुण हो जिसमें, ठीक है, और फिर तमोगुणी जो अवगुण ही अवगुण हो। तो रजोगुणी है, इसमें उचित व्यक्तित्व होता है। आता नहीं है लेकिन हाँ दिया था तो बता दिया। आधुनिक दृष्टिकोण से अनुसार देखा जाए तो भावुक, कर्मशील और विचारशील, ये भी नहीं आएगा, यही बस आते हैं। ठीक है, पहला ये युंग वाला सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, स्पेंसर का भी आता है सीटेट में, यूपी टेट में सेल्डन का ही आता है, और क्रेचमर का भी यूपी टेट में ही आता है। ठीक है, तो यहाँ तो व्यक्तित्व का हो गया। अब व्यक्तित्व मापन हम कैसे नापेंगे किसी का व्यक्तित्व? ठीक है, तो इसके लिए अलग अलग प्रकार के टेस्ट दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सब चीज हम जो व्यक्तित्व के नापने की जो विधियां हैं वो हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा बड़ा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अगले उसमें डिस्कस करेंगे। और ये बहुत आता पेपर में, प्रक्षेपण विधि, थेमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ठीक है, बहुत आता है, TAT ऐसे ही लिखा रहता है, फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको कंप्लीट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।